वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सपना। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इससे पहले जो है मैं अस्थमा के बारे में बता चुकी हूँ, एम्फाइसीमा में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से पता चल गया होगा, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये एक ऑक्यूपेशन जो होता है इंसान का, उसकी वजह से होती है। ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है ये किन जगह पे होती हैं? जो भी डस्ट के जगह पे काम करते हैं, जहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह है, जहाँ पे पत्थर वगैरह टूटते हैं, जहाँ पे सीमेंट वगैरह बनती है, तो ऐसी जगह पे जो इंसान रहता है उसको डिजीज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं सबको डिजीज होगी, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान मान लीजिए जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और वो लॉन्ग टाइम तक बिना प्रिकॉशंस यूज के वहां पे लगातार काम करे जा रहा है, तो उसकी वजह से उस इंसान को जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो उसके ऊपर डिजीज आ सकती है। दूसरा इसका रीजन ये हो सकता है कि किसी इंसान को मान लो पहले से कोई डिजीज है, ओके, और वो स्मोकिंग भी करता है, टोबैको का यूज भी करता है, और उसकी वजह से जो है उसको डिजीज हो सकती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऐसा नहीं है कि जो लोग वहां पे सब लोग काम करते हैं उन सबको डिजीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग प्रिकॉशंस यूज नहीं करते, अच्छे से अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, उनके ये डिजीज हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसके बारे में, कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ये किस वजह से होती है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है किसी के ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। हम लोगों को इसके कॉज बताती हूँ कि जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज जो है इसका मेन कारण क्या है होने का। तो जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई भी हो सकता है, जैसे कि गैस फ्यूम्स और डस्ट, ठीक है। अभी जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, जहाँ कोई पेंट की फैक्ट्री है, जहाँ पे ये पत्थर वगैरह टूटते हैं, सीमेंट बनती है, जहाँ पे मतलब डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड जो भी काम होता है, उस अगर कंडीशन के अंदर कोई इंसान लगातार एक लॉन्ग टर्म तक काम करता है तो उस जगह पे उस इंसान की जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको डिसीज हो जाएगी। तो ये क्या है? ये कॉज होती है किससे? हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जैसे कि गैस फ्यूम्स, डस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट वेयर ए पर्सन वर्क्स, ओके। अब मैं अगर इसके कॉमन डिजीज जो है इसके अंदर कौन कौन सी आती है उनके कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, जो सिलिकोसिस और जो एस्बेस्टोसिस होती हैं ये इसके कॉमन एग्जांपल है। और ये किसकी वजह से होती हैं? दोनों डिजीज माइनिंग इंडस्ट्री में एक लॉन्ग टाइम तक काम करने की वजह से, ओके। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस है ये कौन कौन सी डिजीज है और इनके सिम्टम्स, इनकी सब चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है एक लॉन्ग टर्म डिजीज है कॉज्ड बाय इनहेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। देखिए, जो ये सिलिकोसिस डिजीज होती है एक लॉन्ग टर्म तक किसके एक्सपोजर में आने से? लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट पार्टिकल्स के एक्सपोजर में आने से ये डिजीज जो है हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है? क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट, जो भी सिलिका डस्ट होती है उसके लॉन्ग एक्सपोजर में आने की वजह से जो सिलिकोसिस हो जाती है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे होती है? माइनिंग, स्टील इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं उनके अंदर, प्लास्टर और ड्राईवॉल इंस्टॉलेशन और रोड रिपेयर, मतलब जहाँ पे रोड की रिपेयरिंग होती है, ठीक है, सीमेंट वगैरह बनती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, स्टील इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं जो लगातार एक लॉन्ग एक्सपोजर में आते हैं किसके? क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, ओके। अब मैं अगर इसके सिम्टम्स की बात करूं तो जो सिलिकोसिस होती है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ए नैगिंग कफ सबसे पहले है इसका। ए नैगिंग कफ, नैगिंग का मतलब होता है सूखी खांसी आना, ओके। तो जो नैगिंग कफ होती है उसमें क्या होता है? पेशेंट को या जिसको भी सिलिकोसिस डिजीज हुई है उसके अंदर नैगिंग कफ होती है। फ्लेगम, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं सिलिकोसिस को? बाय चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन। किसी इंसान को अगर ये हुई है तो डॉक्टर उसको कैसे डायग्नोज करेगा? उसका सीटी स्कैन करके या उसका चेस्ट का एक्सरे करके। दूसरा, बायोप्सी करके भी उसकी डायग्नोज किया जा सकता है। ब्रोंकोस्कोपी करके, सप्टम टेस्ट करके ये सिलिकोसिस डिजीज का पता है लगाया जा सकता है। अब देखिए, सिलिकोसिस से बचने का क्या रास्ता है कि किसी इंसान को अगर स्टार्टिंग की स्टेज में ये होने वाली है तो उससे बचा कैसे जा सकता है? तो देखिए, भी वर्कर्स स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, या जो लॉन्ग एक्सपोजर तक डस्ट पार्टिकल्स के साथ रहते हैं, उनको प्रिवेंशन क्या क्या लेनी चाहिए? सबसे पहली प्रिवेंशन है
कि उनको सिलिका डस्ट पार्टिकल्स के नजदीक जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस जगह पे उनको ना ही तो कुछ खाना चाहिए, ना ही कुछ वहां पे पीना चाहिए। ठीक है। दूसरा, यूज मास्क एंड डू प्रॉपर हाइजीन। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं लापरवाही करते हैं, वो मास्क वियर नहीं करते, अपने हाथों को बार बार नहीं धोते, काम करने के बाद, घर जाने के बाद वो नहाते नहीं है, तो इनकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी बॉडी में ही रह जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको सिलिकोसिस नाम की डिजीज हो जाती है। तो ये सब है इसकी प्रिवेंशन की। रेगुलर उसमें जब वो काम करें तो उनको मास्क वेयर करना चाहिए। दूसरा, अपने बॉडी की हाइजीन रखना चाहिए, और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे खाना पीना नहीं करना है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज जो है एब्स्टोसिस डिजीज के बारे में। अब जो ये एब्स्टोसिस डिजीज है, ये किसकी वजह से होती है? इज कॉज्ड बाय इनहेलिंग एस्बेस्टस फाइबर्स। इट्स ए लॉन्ग टर्म डिजीज। देखिए कि ऐसा नहीं है कि अचानक कोई इंसान थोड़े से दिन उसने काम किया और उसको ये हो गया, ऐसा नहीं है। जब वो उसके एक्सपोजर में बहुत लंबे समय तक रहता है तब ये डिजीज हो जाती है। तो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म डिजीज है। और किसकी वजह से होती है? इनहेलिंग एस्बेस्टस फाइबर्स। एस्बेस्टस फाइबर्स का इनहेलेशन करने की वजह से ये होती है। और जो एस्बेस्टस फाइबर्स होते हैं कहाँ पे मिलते हैं? सोयल में और सैंड में ये मिलते हैं। ओके, इसके सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज, तो इनमें जो 4-5 जो सिम्टम्स होते हैं वो तो कॉमन होते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, कफिंग हो गया, ओके, उनकी चेस्ट में जो है टाइटनेस आ गई, उनको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए इसके सिम्टम क्या है एस्बेस्टोसिस के? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, विजिंग एंड चेस्ट पेन। विजिंग का मतलब होता है नॉइसली ब्रीथ करना। ये किस वजह से होती है? जब इनटेक होता है गैस का, एयर का, तो इजी हो जाता है, लेकिन जब वो एक्सपेल होता है उसका, जब उसका आउट होना होता है बाहर, तब वो अच्छे से नहीं हमारी जो एयर है वो आ पाती है। किसकी वजह से? जब उसके लंग्स के अंदर कोई दिक्कत आती है तो जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है एलोलाई के अंदर ही, तो उस वजह से उनको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। और जब वो एक्सपेल करते हैं एयर का तो उस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो विस्लिंग की आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं विजिंग। तो डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, कि किसी इंसान की अगर ये डिजीज हो गई है तो उसका जो हिस्ट्री है कि वो कितने टाइम तक, कितने लंबे समय से वहां पे काम कर रहा है, ये सब देख के उसकी डायग्नोसिस हो सकती है। दूसरा, मेडिकल इमेजिंग, जो डॉक्टर लोग परफॉर्म करेंगे, सीटी स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह, ये सब करके उसकी डिजीज का डायग्नोस किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है? एलिमिनेटिंग एक्सपोजर, कि अगर किसी को पता है कि उसको डिजीज हो चुकी है तो उसको वहां पे काम नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी काम करते हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, प्रॉपर हाइजीन के साथ उनको काम करना चाहिए। ट्रीटमेंट जो है इसका क्या है? स्पोर्टिव केयर, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को बिल्कुल ही नहीं करनी है, उनको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए, और ऑक्सीजन थेरेपी जो है लास्ट इसका ऑप्शन आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया आप लोगों को कि जो सिलिकोसिस होती है और एस्बेस्टोसिस जो होती है, इनके मेन जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में, इनकी सिम्टम्स क्या है, इनकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। अब मैं अगर ओवरऑल जो हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करूं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम क्या होते हैं? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है। कहाँ पे? उसको हम क्या बोलते हैं? जो फाइबर टिश्यू का जो प्रोलिफरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस। ओके, अब ये कहाँ पे होती है? जो लंग का अपर पार्ट होता है उसके अंदर होती है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान को ब्रीथ लेने में दिक्कत आती है, उसको लगातार कफ होती रहती है। ये सारे सिम्टम आते हैं जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उस पेशेंट के अंदर। बात करते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसके प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होना चाहिए। जिस भी इंसान को ये डिजीज हो जाती है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल डस्ट एट द वर्क प्लेस। मतलब उस जगह पे जहाँ पे वो काम करता है तो उसको पता चल गया है कि उसको ये डिसऑर्डर हो गया है, तो उसको उसके एक्सपोजर का मिनिमाइजेशन करना चाहिए, मीन्स वहां पे कम से कम जाना चाहिए। ओके, दूसरा, वर्कर शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द हार्म ऑफ एक्सपोजर टू सच डस्ट, कि जब इंडस्ट्री में किसी वर्कर को लिया जाता है तो सबसे पहले जो कंपनी का मालिक होता है उसको इस डस्ट से होने वाले नुकसान के बारे में वर्कर को बताना चाहिए। तो फिर उसकी मर्जी रहेगी कि वो वहां पे काम करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए किसी इंसान को ऑलरेडी उसको कोई डिजीज है, उसको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, तो उसको ये डिजीज भी लग जाएगी जिसकी वजह से उसको हार्म हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इसकी प्रिवेंशन का, वर्कर मस्ट यूज द प्रोटेक्टिव गियर्स, कि जो वहां पे वर्कर काम करते हैं उनको अपने
प्रोटेक्शन करनी चाहिए प्रॉपर गियर्स के साथ में, जैसे कि मास्क हो गया, ठीक है, ईयरबड्स वगैरह हो गए, उनके साथ वहां पे काम करना चाहिए। हेल्थ ऑफ द वर्कर्स शुड बी रेगुलरली चेकअप, और ये जो कंपनी का मालिक होता है उसका मतलब ड्यूटी बनती है कि जो भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनका रेगुलरली चेकअप होना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स शुड बी गिवन हॉलीडे फ्रॉम द ड्यूटी एट शॉर्ट इंटरवल्स इन सच एरियाज, कि जहाँ पे ऐसे वर्कर काम करते हैं उनको एक शॉर्ट इंटरवल के लिए टाइम टाइम पे उनको छुट्टी देनी चाहिए, ताकि वो उसके एक्सपोजर में लगातार ना रहें और उनको कोई हार्म ना हो। लास्ट है प्रॉपर यूज ऑफ मास्क, कि अगर कोई इंसान प्रॉपर मास्क का यूज करता है, अपनी प्रोटेक्शन यूज करता है उस जगह पे काम करने के लिए, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, तो उसको मास्क यूज करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, तो वो इंसान जो है इस डिजीज से बच सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजीज एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, अचानक से नहीं होती। तो जो ये डिजीज है इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, ये परमानेंट ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है कि जैसे किसी इंसान को ये डिसऑर्डर हो गया, तो ये इसका जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोजर होता रहता है डस्ट पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर वो इंसान वहां पर लगातार काम करे जा रहा है तो उसको ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो होगा ही होगा, उसको और भी सारे जो लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उनको अपनी खुद की प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। इसका एक और क्योर क्या है, द पेशेंट इज प्रोवाइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जब किसी पेशेंट को डिजीज हो जाती है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, ब्रोंकियोडायलेटर दिए जाते हैं ताकि उनको ब्रीथ लेने में कोई दिक्कत ना रहे। दूसरा, एंटीबायोटिक दी जाती है फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन, कि उनको कहीं बॉडी में, कहीं और बॉडी ऑर्गन में उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, इस डिसऑर्डर की वजह से उनको कोई और बीमारी ना लग जाए, तो इसलिए उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूंगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।